जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप 25 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है साथियों, गांव में लोग लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। नहीं मेरे भाई, लकड़ी को आदर्श ईंधन नहीं माना जाता, मतलब ये तो गलत है। यह पर्यावरण हितैषी है, नहीं भैया, इससे पर्यावरण को क्या है, हानि होती है। ठीक है, मतलब ये भी गलत है। यह आसानी से आग पकड़ लेती है, ये भी क्या है, गलत है। बल्कि गांव में जो लकड़ी है यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती भी होती है। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, बिल्कुल भाई सही है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। असम का शोक सतलज नदी को कहा जाता है, नहीं, असम का शोक साथियों कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, ना कि सतलज को। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प डी है ये सुमेलित नहीं है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। टोकोफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। बताना है किस विटामिन का नाम, बताना है यहाँ पर किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है यहाँ पर राइट आंसर होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और पूछा जाए आपसे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध निम्न में से नहीं है। देखिए भाई, यहाँ पर जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनका संबंध दोनों का किससे है, हरित क्रांति से है। लेकिन भाई वर्गीज कुरियन हैं इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। तो हम कह सकते हैं जो वर्गीज कुरियन हैं इनका संबंध हरित क्रांति से नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक है, और ये जो सारे पॉइंट बताए हुए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इस तरह से यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कौन सा सत्य नहीं है, बताना इन 4 कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। भारत को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है, बिल्कुल भाई सही है। भारत को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है, ये बिल्कुल सही है। भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, बिल्कुल भाई, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। ये भूकंप की 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। भूकंप का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, बिल्कुल भाई सही है।
एस तरंगें सबसे विनाशकारी होती हैं। मेरे भाई एल तरंगें सबसे विनाशकारी होती हैं, ना कि एस तरंगें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो विकल्प डी है ये कैसा है, सत्य नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भाई हमने पेडागोजी के क्वेश्चनों को भी शामिल किया हुआ है, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि इसमें आप ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन भी शामिल करें, जिससे साथ साथ यह टॉपिक भी कवर हो जाए। अब यहाँ पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि देखिए भाई पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है इसमें बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए भाई, क्योंकि इससे क्या होता है, यदि आप बच्चों के अनुभवों को उस विषय के साथ जोड़ते हैं तो बच्चों में जो सीखने की गति होती है वो कैसी है, तेज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। देखिए भाई जो फ्लोराइड है इससे क्या है, हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। क्या है, दांतों का क्षय होने लगता है। तो हम कह सकते हैं ये मुख्य रूप से दांतों को प्रभावित करता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था। पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो आप बताएं भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी है कहाँ पर, आप बताओगे केरल में है। और शांत घाटी बचाओ का जो नारा है ये सुगाथा कुमारी ने दिया था। विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा साथियों, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे का जो संबंध है, इन दोनों का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ठीक है, इन दोनों का संबंध किससे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। पूछा जाए आपसे वर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। वर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बताइएगा सलीम अली को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जहां से मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तो उसको मैं क्या है डिटेल में आपको बता देता हूं, इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट देखा करो। बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल आपका एक सेकंड भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, अब यहां पर कहा गया प्रश्न क्रमांक 9 में नीरी। नीरी का मतलब क्या है, इस तरह से NEERI। और नीरी का फुल फॉर्म में क्या होता है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बताना है ये कहां पर है। तो भाई नीरी कहां पर है, ये है महाराष्ट्र के नागपुर में। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, नीरी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है। पाराद्वीप, तो भाई जो पाराद्वीप बंदरगाह है ये है उड़ीसा राज्य में। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि जो कांडला बंदरगाह है कहां पर है, तो आप बताइएगा कांडला बंदरगाह गुजरात में है। पूछा जाए आपसे नेहवाबा सेवा बंदरगाह कहां पर है, आप बताइएगा महाराष्ट्र में है। पूछा जाए आपसे कि कोलकाता बंदरगाह है या फिर हल्दिया बंदरगाह कहां पर है, तो आप बताइएगा ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। नोट करते जाओ भाई, काम आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आपको चारों ऑप्शन दिख सकें। ठीक है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है।
तो देखिए भाई कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें क्या होता है, विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो मुद्दे हैं और संबंध हैं इनका संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब अलग से विषय नहीं होता बल्कि भाषा और गणित के माध्यम से इनका संपादन होता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो आप सभी को पता है भैया, जो वन संसाधन है जो कि प्राकृतिक संसाधन है भाई, ये विश्व में सबसे तेजी से घटता जा रहा है। आप सभी को पता है वनों की क्या है, बहुत अधिक मात्रा में कटाई हो रही है। ठीक है, और वहां पर बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े शहर बसाए जा रहे हैं। इस तरह से क्या है, वनों की कटाई हो रही है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है लेकिन यह कंट्रोल नहीं हो रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल है तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश में। और जब प्रतिशत के आधार पर वनों की बात की जाए सबसे अधिक कहां पर हैं तो आप बताइएगा मिजोरम में। और सबसे सघन वन कहां पर हैं तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में सबसे सघन वन है। और ये जो आंकड़े हैं ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो भाई मेरे दूध का जो दही में परिवर्तन है ये जो होता है ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया का नाम क्या है जो दूध को दही में परिवर्तन करता है तो आप बताइएगा लैक्टोबैसिलस उस जीवाणु का नाम होता है या बैक्टीरिया का नाम होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। इसके बाद हम निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? ध्यान रखिएगा अजैविक घटक की यहां पर बात की गई है। तो भैया जो पौधे हैं आप सभी जानते हैं पौधे भैया जैविक घटक हैं। ठीक है, कवक भी क्या है, कवक भी भैया क्या है, जैविक घटक है। ठीक है, बैक्टीरिया भी क्या है, जैविक घटक है। लेकिन जो साथियों ह्यूमस है ये कैसा घटक है तो आप कहोगे ये अजैविक घटक है। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प सी है ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके ना। बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसने की थी तो आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? देखिए भाई जो काली मिट्टी है इसे हम क्या है रेगुड़ मिट्टी कहते हैं ना। और काली मिट्टी को ही क्या है हम लावा मिट्टी कहते हैं ना। और जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए क्या है सबसे अधिक उपयुक्त होती है ना। ठीक है, और इसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह महाराष्ट्र राज्य में है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? ध्यान रखिएगा भैया जो एकीकृत उपागम होता है इसमें क्या होता है सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाया जाता है। अर्थात यहां पर जो विकल्प सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो भैया जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है इसको कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर प्रतिवर्ष साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए आते हैं। ठीक है, और ये है कहां पर तो आप बताइएगा। ये है भैया राजस्थान में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहां पर है तो ये भी कहां है उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओलोरी कल्चर किससे संबंधित है?
तो साथियों जो ओलोरिकल्चर है ये सब्जियों की खेती या सब्जियों के उत्पादन से संबंधित होता है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे फलों की खेती से या फलों का उत्पादन से पोमोलॉजी का संबंध है। यदि आपसे पूछा जाए नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे मत्स्य पालन से है। पूछा जाए आपसे कि वर्मी कल्चर का संबंध किससे है, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे केंचुआ पालन से है। ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना सभी पॉइंट भाई, अच्छे से समझो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जिन साथियों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है भाई, वीडियो को लाइक कर दें। जो भी आपके साथी हैं जो शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। बताएं आप मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं। वनों की कटाई से मृदा अपरदन नहीं रोक सकता है। उर्वरक का आप अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे, इससे भी क्या है मृदा अपरदन नहीं रुकेगा। जंतुओं से यदि आप अधिक मात्रा में चारण करवाएंगे तो भी मृदा अपरदन नहीं रुकेगा। बल्कि यदि आप वनों का विकास करेंगे तो इससे क्या है मृदा अपरदन रुकेगा। क्योंकि भाई जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो क्या है मिट्टी को बांधे रखती हैं। और अब जैसे मान लो पानी का जो बहाव है, तो जब वृक्ष रहेंगे तो जब पानी बहेगा तो पानी का बहाव भी कम होगा, इसलिए अपरदन भी क्या है कम होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। पॉइंट देखें आप यहां पर, खोज से संबंधित दक्षता का विकास करना है शिक्षक को, तो भाई मेरे यहां पर शिक्षक क्या करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु का चयन करेगा जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या से होगी। क्योंकि बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं, तो यदि बच्चों को दैनिक जीवन से संबंधित कोई समस्या दी जाती है तो बच्चे उसमें क्या है रुचि लेते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर कहा गया है हार्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है। हार्नबिल त्योहार, तो भाई मेरे जो हार्नबिल त्योहार है ये मनाया जाता है नागालैंड में। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और भैया एक हार्नबिल पक्षी भी होता है, ठीक है, जिसे स्वर्ग का पक्षी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए स्वर्ग का पक्षी किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा हार्नबिल को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का क्या उद्देश्य है। बताएं आप लोग शैक्षणिक भ्रमण, तो इससे क्या होता है छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया, मान लीजिए पेड़ पौधों के बारे में कि भैया पेड़ इस तरह से होते हैं, इस तरह से कटीलीदार झाड़ियां भी होती हैं, तो यदि आप बच्चों कहीं घुमाने के लिए ले गए तो बच्चों को आप यहाँ पर दिखाएंगे कि देखो बेटा ये यहाँ पर झाड़ीदार वृक्ष हैं, ये यहाँ पर हरे हरे वृक्ष हैं। तो इससे क्या है बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलेंगे, मतलब सामने देखकर बच्चे जो अधिगम करेंगे उसे वो कभी नहीं भूलेंगे और बहुत तीव्र गति से अधिगम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एस्पिरिन किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन, तो भाई जो एस्पिरिन है यह बिलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथियों यदि पूछा जाए कि जो मलेरिया की दवा है कोनेन एक किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, तो आप बताएंगे सेनकोना वृक्ष की छाल से। यदि आपसे पूछा जाए कि जो जेट्रोफा है ये कैसी फसल है, तो भैया एक जेट्रोफा बायोडीजल फसल है, जिसे जेट्रोफा को हम रतन ज्योत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे रतन ज्योत भी कहा जाता है। ओके,
और जो भोजपत्र है ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो भोजपत्र भैया बैट-यूला वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मजा आ रहा है ना क्लास में? चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? देखिए, यदि आप बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देते हैं तो बच्चों को क्या है, पर्यावरण के महत्व का ज्ञान आता है। बिल्कुल भैया, प्रदूषण के कारणों में जानकारी भी बच्चों को प्राप्त होती है। ठीक है, और प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय भी बच्चों को ज्ञात होते हैं। मतलब यहाँ पर जो विकल्प डी है उपरोक्त सभी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, भाई आपको वीडियो को लाइक कर देना है और जरूर शेयर करना है अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? यदि आपको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को से जुड़ना है तो आप कैसे जुड़ेंगे? तो भैया आप जुड़ेंगे बच्चों से किस्से कहानियों के माध्यम से, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे क्या है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के हैं। तो ऐसे में बच्चे होते हैं वह किस्से कहानियों में अधिक रुचि लेते हैं। ठीक है, ओके ना? तो विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया है, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।